हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर पार्ट 5 वर्किंग ऑफ हार्टनेल गवर्नर के बारे में। इससे पहले कि हम शुरू करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। वर्किंग ऑफ हार्टनेल गवर्नर। ओके, इससे पहले हमने पोर्टर गवर्नर देखा, रॉयल गवर्नर देखा। तो हमने देखा कि हमारा मोटिव एक ही रहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नर बनाने के पीछे, वो है कि हाई स्पीड पे हमें इतनी सेंसिटिविटी मिल जाए कि हम इजीली जो है वो कैलकुलेट कर पाएँ कि रेडियस कितना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे, या फिर हाइट ऑफ द गवर्नर कितना हमें मिल रहा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे जो थ्रॉटल के वॉल्स होते हैं वो मूव करते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे अगर प्रॉपर सेंसिटिविटी ना हो तो मास फ्लो रेट भी प्रॉपर नहीं होगा और हम प्रॉपर अमाउंट में फ्यूल को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो रॉयल गवर्नर और पोर्टर गवर्नर में हम एक डेड वेट का यूज़ करते थे, जिससे कि हमारी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो। बट हार्टनेल गवर्नर के केस में डेड वेट के साथ साथ हम एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एट हाई स्पीड पे जो हार्टनेल गवर्नर की जो सेंसिटिविटी होती है वो रॉयल और पोर्टर गवर्नर से कहीं ज़्यादा होती है, राइट। तो हार्टनेल गवर्नर को इसीलिए एक स्प्रिंग कंट्रोल टाइप सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो आउटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाउसिंग और फ्रेम, राइट। तो इस हाउसिंग के अंदर इस पार्ट पे यहाँ पे एक प्री कंप्रेस स्प्रिंग अटैच्ड होता है, जो कि स्पिंडल के साथ अटैच होता है। तो इसके जो फोर्स का एडजस्टमेंट होता है कि कितना कंप्रेस रखना है स्प्रिंग को, कितना नहीं रखना है, तो ये इस हाउसिंग कैप के थ्रू होता है। तो स्प्रिंग को हम कंप्रेस फॉर्म में इसीलिए रखते हैं जिससे कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली स्लीप के ऊपर जो फोर्स है वो एग्जर्ट करता रहे। अब यहाँ पे एक बेल क्रैंक लीवर है, जिसके एक एंड में जो है गवर्निंग बॉल लगी हुई है, तो दूसरे एंड में रोलर्स लगे हुए हैं। तो ये रोलर्स जो हैं ये स्लीव के एक पर्टिकुलर ग्रुप में इसका मोशन जो है वो बाउंड है। ये इसके बाहर, इस ग्रुप के बाहर ये मूव नहीं कर सकता, राइट। तो ये काम कैसे करता है? प्रिंसिपल सेम है कि जैसे ही स्पीड इंक्रीज होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो ये रेडियस है स्पिंडल से, इस गवर्निंग बॉल का रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब जो बॉल है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। एंड ये जो है बेल क्रैंक लीवर है, तो इसका जो एंगल है ये हम जनरली 90 डिग्री रखते हैं, तो जिसकी वजह से ये हमेशा ही 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये एक लिंक है, पूरा एक लिंक है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही बॉल आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो ये जो रोलर है ये ऊपर डायरेक्शन में जो है फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से जो स्लीव है वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है, राइट। जैसे ही जो ये स्पीड है वो डिक्रीज होता है, तो जो ये बॉल की मूवमेंट होती है वो अंदर की तरफ होती है एंड 90 डिग्री का इफेक्ट होता है। तो इस वजह से जो रोलर्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है एंड जो स्लीव है इसको डाउनवर्ड मोशन देता है। तो इन दिस वे ये वर्क करता है। अब क्या होता है, ये जो हाउसिंग है, ये जो हाउसिंग के साथ जो बेल क्रैंक लीवर है ये अटैच होता है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और इस साइड में डी पॉइंट पे। तो जाहिर सी बात है बॉल को रोटेट कराने के लिए बेल क्रैंक लीवर को रोटेट कराना पड़ेगा, और इसको रोटेट कराने के लिए इस पूरी हाउसिंग को रोटेट करानी पड़ती है। तो ये जो पूरी कंप्लीट हाउसिंग होती है वो स्पिंडल के साथ अटैच्ड होता है, राइट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो अब इसके कैलकुलेशंस के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, फ्री बॉडी डायग्राम है उसी हार्टनेल गवर्नर के, बट दो अलग अलग पोजीशन पे। हमने देखा था कि ये जो बेल क्रैंक लीवर है ये जब बाहर की तरफ बॉल मूव करता है तो वो कुछ इस डायरेक्शन में चला जाता है, और जब अंदर की तरफ मूव करता है तो वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाता है। तो इसी बाहर के मूवमेंट और अंदर के मूवमेंट के दो पोजीशन को लेके हमने अपने कैलकुलेशंस की हैं। तो अगर यहाँ पे देखें
तो ये हमारा ए पॉइंट है, मतलब ये हमारा पिवोट पॉइंट है, और ये जो है ये बेल क्रैंक लीवर है, राइट। तो इसका मतलब ये अंदर की साइड स्पिंडल के क्लोज मूव कर रहा है, इसका मतलब जो स्पीड है ये कम है, स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसीलिए ये अंदर की साइड है। यहाँ पे हमारे गवर्निंग बॉल हैं जिसकी वजह से एक mg फोर्स लग रहा है। बी पॉइंट पे जो हमारा फोर्स है, एक तो स्लीव के मास का फोर्स, और जो प्री कंप्रेस स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का जो एक फोर्स है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक फ्रिक्शन फोर्स है ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो हमने ये जो 2 पोजीशन ली है, हम ये बस एक 2 पोजीशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो स्लीव है ये अपवर्ड मूव करने की कोशिश कर रहा है। इस पॉइंट पे भी ये अपवर्ड मूवमेंट की कोशिश कर रहा है, मतलब स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये तो मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पे भी ये अपवर्ड मूवमेंट की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्पीड जैसे बढ़ेगा तो ये अपवर्ड मूवमेंट, मतलब इवन मैक्सिमम स्पीड पे भी ये कोशिश करेगा कि ये और थोड़ा मूव करे, बट स्प्रिंग की वजह से मूव नहीं कर पाता। तो दोनों ही केस में स्लीव जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसीलिए हमें दोनों केस में ही इसे पॉजिटिव लेना पड़ता है, राइट। इसमें अगर बात करें तो ये सेम वही पॉइंट है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम पॉइंट पे जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो ये लिवर होगा, बेल क्रैंक लिवर जो है वो आउटवर्ड होगा इस तरीके से, राइट। ये वाला एंगल हम 90 मान के चलते हैं। सेम बी पॉइंट पे हमारा जो एक्ट कर रहा है mg प्लस fs2, मतलब fs2 मतलब इस पोजीशन पे हमने मान के चला है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो ऑब्वियसली डिफर करेगा इसका और इसका, तो fs2 इसको माना है, फ्रिक्शनल फोर्स हमने सेम माना है, वो भी प्लस में है, एंड डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड इसलिए हो रहा है बिकॉज हम हाफ पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ले रहे हैं। तो जो मूवमेंट की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है F1, तो F1 जो हमारा है mr1 ओमेगा 1 स्क्वायर, तो ये हमारा स्पिंडल का एक्सिस है, हमने माना है कि जो मिनिमम स्पीड है उस पे ये r1 डिस्टेंस, मतलब जो बॉल और स्पिंडल का एक्सिस है इन दोनों के बीच r1 का डिस्टेंस है, तो जो फ्रिक्शन जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा mr1 ओमेगा 1 स्क्वायर। एंड अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये तुम्हारा आ जाएगा F2 इज इक्वल टू mr2 ओमेगा 2 स्क्वायर। आउटवर्ड डायरेक्शन में बेल क्रैंक रिवर जो है मूव कर रहा है, जिसकी वजह से रेडियस जो होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, एंड इसको हमने माना है r2, राइट। अब देखा जाए तो ये वाला डिस्टेंस r, ये क्या है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे बेल क्रैंक लीवर जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में ना इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, सिंपल स्ट्रेट है। तो अगर स्ट्रेट फॉर्म में है तो ये हमारा मान के चल रहे हैं कि r है, मतलब कोई ऑब्लिगिटी जब नहीं है, राइट। तो इसका भी हम यूज़ करेंगे जब हमें थोड़ा सा हमारे कैलकुलेशंस को ईजियर करना होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। अब बाकी देख लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये हमने इस केस में a2 माना है, तो फर्स्ट केस में मिनिमम स्पीड के केस में a1 माना है, एंड मिनिमम स्पीड के केस में ये वाला जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पॉइंट से मास के पॉइंट तक, गवर्निंग बॉल के मास के पॉइंट तक, तो ये हमारा c1 है। एंड इसमें भी अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो a पॉइंट से ये c पॉइंट तक हमारा c2 डिस्टेंस है। सेम a पॉइंट से b पॉइंट तक हमने यहाँ पे ये b1 डिस्टेंस लिया है, एंड इस केस में हमने b2 डिस्टेंस लिया है, फाइन। अब देखते हैं कि कैलकुलेशंस किस तरीके से होते हैं। अब हमें पता है कि जो फोर्स एक्ट होता है, हमने देखा कि 2 पोजीशंस के लिए एक्ट होता है, एक होता है मैक्सिमम स्पीड, एक होता है मिनिमम स्पीड। तो स्लीव के सेम डायरेक्शन के मूवमेंट में भी हमें एक मैक्सिमम स्पीड और एक मिनिमम स्पीड मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो हमने इस तरीके का केस हमने अज्यूम करा है। तो F जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है mr ओमेगा स्क्वायर, F है हमने स्प्रिंग फोर्स लिया है, एंड स्मॉल f जो है वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इस डायग्राम में हमने मिनिमम स्पीड का देखा है, तो मिनिमम स्पीड है तो जो जाहिर सी बात है स्पिंडल के एक्सिस के पास होगा, तो r1 हमने लिया है जो हमने पहले डायग्राम में देख लिया था। तो जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, तो यहाँ पे भी हम मूवमेंट लेंगे ए पॉइंट के अबाउट, तो ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a1, तो फर्स्ट जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a1, तो ये जो है इस पूरे सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम B पॉइंट पे देखें
तो ये जो है सिस्टम को क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश कर रहा है एंड जो फोर्स है वो mg प्लस एफ एस वन प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज b1। एंड अगर यहाँ पे हम मास देखें तो ये मास भी इसको क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश कर रहा है, तो mg इंटू c1 हम लेंगे, राइट। अब अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करें, मैक्सिमम स्पीड में अगर हम फिर से मोमेंट लें ए पॉइंट के अबाउट, तो सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस A2 जो कि हमारे सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा। देन आफ्टर दैट बी पॉइंट में जो ये फोर्सेस लग रहे हैं ये सिस्टम को क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश कर रहा है, तो mg प्लस एफ एस टू प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू B2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस B2। और यहाँ पे जो मास है ये हमारा वापस एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस में mg ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस C2, राइट। अब हमने क्या किया, हमने बहुत ही छोटे वैल्यू ऑफ थीटा के लिए हम ये मान के चल रहे कि थीटा बहुत छोटा है, मतलब हम अपने कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए जो ऑब्लिगेटी है, मतलब ये जो हमने C2 A2 ये सब माना हुआ है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस तरीके से हमारा जो है ये वाला आर्म जो है वो मूव कर रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस अगर a है तो ये वाला डिस्टेंस भी a होगा, ये वाला डिस्टेंस भी a होगा, क्योंकि मूवमेंट तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये लंबा होना चाहिए ज़्यादा, राइट, एंड ये दोनों जो है शॉर्टर होने चाहिए। बट हम ऑब्लिगेटी को नेग्लेक्ट करके अपने कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए मान के चलते हैं कि जो थीटा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, कि ये तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। एंड सेम विथ b1, एक तो ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा, तो हम मान के चलते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू बी। तो हमने a1 a2 को a के बराबर मान लिया, b1 b2 को b के बराबर मान लिया, और थीटा हमारा बहुत छोटा है तो हमारा ये c1 और c2 को हमने, मतलब ये जो c2 डिस्टेंस है और ये जो c1 डिस्टेंस है इसको हमने 0 अज्यूम कर लिया, राइट। अगर हम ये सारा क्राइटेरिया लगाते हैं तो हमारा जो इक्वेशन पहले के जो दो इक्वेशन है मिनिमम स्पीड के लिए और मैक्सिमम स्पीड के लिए, तो वो इक्वेशन क्या आ जाती है, तो यहाँ पे हमने ये सारी क्राइटेरियाज को फिल किया है। तो इससे हमारा हो जाता है पहला इक्वेशन F1A इक्वल टू हाफ ऑफ mg fs1 इंटू एफ इंटू बी, जो b1 था वो b में कन्वर्ट हो गया एंड c2 वाला पार्ट गायब। एंड सेकेंड जो है F2A2, इसमें भी हमारा हो जाएगा F2A इक्वल टू 1/2 ऑफ mg fs2 प्लस f इंटू बी। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो F2 माइनस ऑफ F1 ब्रैकेट में A, और यहाँ पे F और F कैंसल्ड आउट, mg और mg कैंसल्ड आउट, बचेगा सिर्फ fs2 fs1 b एंड हाफ। तो देखते हैं ये किस तरीके से होता है। तो ये जो आएगा कुछ इस तरीके का आएगा, F2 माइनस F1 इंटू ए इक्वल टू हाफ ऑफ fs2 माइनस fs1 इंटू बी, राइट। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो fs2 माइनस fs1 इक्वल टू 2a बाई बी F2 माइनस F1, कुछ इस तरीके का रिलेशन आएगा, राइट। बट हमें जो चाहिए, हमें तो मेनली हाइट ऑफ गवर्नर से मतलब होता है, राइट, कि हाइट ऑफ गवर्नर हमें क्या मिल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अब अगर देखें तो जब आर्म जो है वो अंदर की साइड मूव कर रहा है तो ये वाला आर्म नीचे की साइड मूव कर रहा है, तो यानी कि पहले तो जो मेन हम इसको आइडियल मान के चलते हैं, आइडियल केस में ये स्ट्रेट इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे इसने कोई एक हाइट कवर करी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको हम मान लेते हैं h1, राइट। अगर हम इस केस में आए, यानी कि अगर ये वाला केस हम इधर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा एंड ये जो डायरेक्शन है लोअर आर्म का वो कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। तो यानी कि इसने एक हाइट ऊपर डायरेक्शन में एक्वर करी है, तो इसको हम मान लेते हैं h2। तो टोटल हाइट है, मतलब मैक्सिमम स्पीड से मिनिमम स्पीड में आने के लिए जो टोटल हाइट ये कवर कर रहा है वो है h1 प्लस h2, जिसको हमने टोटल माना है h, राइट, ठीक है। तो अगर हम देखें स्प्रिंग फोर्स, मतलब जो इसमें यूज्ड अप हो रहा है, तो वो क्या होता है जनरली, जो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है कि स्टिफनेस इन डिफ्लेक्शन होता है वो, राइट। तो फोर्स क्या हो जाता है
स्प्रिंग फोर्स हो जाता है वो हमारा हो जाएगा H इंटू के, जबकि जो हमने की मान लिया है वो हमने स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग माना है, राइट। अब इधर देखते हैं, तो यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था Fs2 और माइनस Fs1, तो दोनों जो स्प्रिंग फोर्स हैं उनको अगर हम माइनस करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा क्या आएगा, H इंटू के, मतलब जो एक्चुअल में स्प्रिंग फोर्स हमारा एक्ट हो रहा है, राइट। जो टोटल स्प्रिंग फोर्स हमारा इसमें यूज अप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, Fs2 माइनस Fs1। और हाइट जो है ये हमारी टोटल हाइट है H1 प्लस H2, राइट। तो इस पूरे H को कवर करने के लिए हमारा कितना स्प्रिंग का फोर्स यूज हो रहा है वो हमारा इन दोनों पार्ट में जो हमने Fs2 और Fs1 यूज किया था इन दोनों का डिफरेंस होगा, राइट। तो इसका मतलब H के इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम H के लिख सकते हैं, तो H के इज इक्वल टू 2a बाई F2 माइनस F1 हो जाएगा। तो इससे हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 बाई H A इंटू B F2 माइनस F1, ठीक है। अब थीटा की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने तब H1 और H2 जैसे माना है, यहाँ पे ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 90 है, राइट। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी 90 है तो 90 माइनस थीटा माइनस 90, तो ये पार्ट भी θ1 हो जाएगा, मतलब ये θ1 ये θ1 तो ये भी θ1। तो सेम वे ये θ2 है तो ये भी θ2 हो जाएगा, राइट। अगर हम देखें इस वाले हिस्से को देखा, अगर ये हमारा θ1 है तो θ1 हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या हमने माना था H1, तो θ1 हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब tan थीटा होगा हमारा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो b1 को तो हमने b मान लिया है तो ये हट जाएगा। तो θ1 अगर tan थीटा, थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तो θ1 इज इक्वल टू H1 अपॉन b1, राइट। तो अगर हम थीटा माने, थीटा जो होगा θ1 प्लस θ2, मतलब ये वाला थीटा प्लस ये वाला थीटा, तो इन दोनों थीटा को मिला के हमने टोटल थीटा माना, तो θ1 प्लस θ2 हमारा थीटा हो जाएगा। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, H बाई बी होगा कि नहीं होगा, राइट। मतलब सिंपल H1 बाई बी प्लस H2 बाई बी, और H1 बाई बी हमारा θ1 है, H2 बाई बी हमारा θ2 है, तो टोटल हमारा थीटा जो है H बाई बी है। तो हमने उसी चीज़ का वहाँ पे यूज़ करा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें थीटा इज इक्वल टू H बाई बी होगा तो H इज इक्वल टू थीटा भी होगा, एंड थीटा हमारा क्या होगा, थीटा का एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं रेडियस के फॉर्म में, रेडियस और ए के फॉर्म में। अब ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे कि थीटा और रेडियस का कैसा रिलेशन है, राइट। तो फर्स्ट तो हम पहले वाले डायग्राम में देखते हैं कि ये हमारा θ1 है, तो हम देखेंगे tan θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अगर देखें तो ये हमारा है C1 अपॉन बेस क्या है इधर A1। तो सेम अगर tan θ2 भी निकालते हैं तो tan मतलब अब tan θ1 लो और θ2 लो तो एंगल बहुत छोटा मान के चल रहे हैं, तो tan θ1 इक्वल टू θ1 हो जाएगा, तो θ1 इज इक्वल टू C1 अपॉन A1। तो सिमिलरली θ2 इज इक्वल टू C2 अपॉन A2 भी हो जाएगा, राइट। दोनों को अगर एडअप कर देते हैं θ1 और θ2 को, तो क्या रिलेशन आता है, θ1 प्लस θ2, तो θ1 तो हमारा था C1 अपॉन A1 जिसको हम A लिख सकते हैं, θ2 हमारा था C2 अपॉन A2 जिसको हम A लिख सकते हैं, एंड C1 तो इसमें क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 क्या होगा। अब ये ध्यान से देखिए कि इस वाला ये वाला जो पोजीशन है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। ये हमारा θ2 है तो ये हमारा C2 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा C1 था, ये वाला पार्ट हमारा C2 है, एंड ये पूरा जो पार्ट है ये है हमारा R2, राइट। तो ये वाला पार्ट R1 है, तो हमने देखा कि जो C1 प्लस C2 है वो R2 माइनस R1 के बराबर है, राइट। तो इसका मतलब थीटा बराबर हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 की जगह R2 माइनस R1 अपॉन A, तो थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन A ये लिख सकते हैं,
राइट, थोड़ा सा रफ सा हो गया है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, लिख सकते हैं, तो यही हम उसमें पुट करेंगे। हाँ, तो थीटा की जगह है R2 माइनस R1 अपॉन A इंटू B। तो अगर सेम चीज़ अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें मिलता है H की जगह पे हमने पुट करा है R2 माइनस R1 अपॉन A इंटू B। तो 2 बाई R2 अप माइनस R1 इंटू A बाई B की जगह हो गया A बाई B होल स्क्वायर एंड F2 माइनस F1। तो दिस वन इज द फाइनल रिलेशन। इसको ही मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखा गया है फाइनल तरीके से। तो दिस वन इज द फाइनल रिलेशन जो हम किसी भी हार्टनल गवर्नर के केस में, किसी भी क्वेश्चन में, हार्टनल गवर्नर के क्वेश्चंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं जनरली। इसीलिए जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें एडअप हो रही हैं, एक तो और वेट भी एडअप हो रहा है, स्प्रिंग का फोर्स भी एडअप हो रहा है। तो इसकी वजह से स्प्रिंग का फोर्स क्या है, कंटिन्यूसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो हाई स्पीड है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ये अच्छी खासी हाइट में वेरिएशन दिखा देता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा सेंसिटिव है। हेंस ये हाई स्पीड इंजन्स में ही हम इसका यूज़ करते हैं, किसी लो स्पीड इंजन में हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हाई स्पीड इंजन के लिए बनी हुई है, हाई स्पीड इंजन के लिए सेंसिटिव है। लो स्पीड में ये ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं शो कर पाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। होप कि आपको समझ आया जो जो भी इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।